सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल उधर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनसीईआरटी सीरीज में हम इसी चैनल के ऊपर एक एक करके कक्षा 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी चैप्टर्स का हल करने वाले हैं, या फिर हम हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन जो देखने वाले हैं। कक्षा नंबर 9 की अब बारी है और कक्षा नंबर 9 के चैप्टर नंबर 10 की ये बारी है। चैप्टर का नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। वैसे अगर हम बात करें या फिर हम एक साधारण रूप से देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट नाम से कोई भी टॉपिक आपके पीटीआई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 9वीं की कक्षा में फिजिकल एजुकेशन बुक के अंदर है और अगर आप इनडायरेक्टली देखें कि कैसे ये आपको फायदा पहुंचा सकता है या फिर एक आधा क्वेश्चन यहां से आ सकता है अगर आपको थोड़ी सी जानकारी इस एक टॉपिक के बारे में होती है। क्योंकि हम पर्यावरण को पढ़ते हैं पेपर नंबर 1 में और उसके बाद हम हेल्थ को पढ़ते हैं पेपर नंबर 2 में। और हेल्थ के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि पर्यावरण का साफ होना। आप हेल्थ इकोलॉजी एक टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है, उन सब में ये बातें कवर हो जाती हैं अगर यहां से क्वेश्चन उठता है तो। एक एक क्वेश्चन करके हम 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कुछ नवीन चीजें जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगी और कोई नई चीज लगती है जहां पे आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको आपने जरूर नोट डाउन कर लेना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं यहां पर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। निम्न में से कौन सा ठोस कचरे का स्रोत नहीं माना जाता? हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर रिवर्स। घर, उद्योग, संचार नेटवर्क या फिर नदियां। किसको हम सॉलिड वेस्ट का माध्यम नहीं मानते? देखिए, घर के अंदर कूड़ा करकट जो होगा वो सॉलिड वेस्ट होगा। उसके बाद उद्योग के अंदर कोई भी उद्योग बना रहे, कोई चमड़े का उद्योग है, किसी भी प्रकार का उद्योग है, वहां पर भी आपको सॉलिड वेस्ट या फिर आपको ठोस कचरे का स्रोत मिल जाएगा। संचार नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर भी वायरिंग वगैरह सब सॉलिड वेस्ट में आएगी। नदियों के अंदर जितना भी वेस्ट होगा वो सारा का सारा क्या होगा? लिक्विड वेस्ट होगा या फिर केमिकल वेस्ट होगा। तो यहां पर जो भी रिवर्स के अंदर होगा ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा? लिक्विड वेस्ट के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड डिसमेंटल्ड कंप्यूटर, मोबाइल एंड टेलीविजन। किस प्रकार के कचरा टूटे हुए कंप्यूटर, मोबाइल और टेलीविजन को शामिल करता है? विषाक्त कचरा, ई कचरा, अस्पताल कचरा या फिर जैव अवकर्मणीय कचरा या फिर टॉक्सिक वेस्ट, ई वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। किस प्रकार के कचरे को हम किस प्रकार के कचरे को हम कंप्यूटर, मोबाइल और टेलीविजन टूटे हुए जो है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो है वो किसमें शामिल करेंगे भाई? ई कचरे के अंदर या फिर ई वेस्ट के अंतर्गत हम इसको शामिल करेंगे। ई वेस्ट के अंतर्गत हम इसको शामिल करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी यहां पर चलूंगा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड आपके टॉपिक आपके सिलेबस के नहीं है, तो आपने सिर्फ यहां पर एक बार इन क्वेश्चंस को देखना पर है। संक्रमित अस्पताल की सुइयों से कौन सी हानिकारक बीमारी फैल सकती है? हैजा, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड या फिर क्षय रोग। कोलेरा, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड या फिर ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा रोग जो है दूषित सुइयों के माध्यम से फैल सकता है? दूषित सुइयों के माध्यम से कौन सा रोग जो है वो फैल सकता है? तो यहां पर हैजा जो है वो दूषित पानी और दूषित भोजन की वजह से होगा। और इसी तरह से हेपेटाइटिस बी जो है ये किसके माध्यम से फैलेगा? ये इन्फेक्टेड हॉस्पिटल नीडल्स के माध्यम से फैलेगा। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इनमें से कौन सा जैव अवकर्मणीय पदार्थ नहीं है? अब पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बायोडिग्रेडेबल शब्द जो है ना खुद अपने आप में ये शब्द महत्वपूर्ण है। इस शब्द के बारे में ध्यान रखना है कि ये कौन सा कचरा होता है, कौन सा मटेरियल होता है। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल है जिनको अगर आप जमीन के ऊपर रख दें या फिर आप मिट्टी के अंदर इनको फेंक देते हैं, मिट्टी में रख देते हैं, तो ये अपने आप थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये शब्द आपके कैंपिंग में भी काम आता है। लीव नो ट्रेस नाम जब आप वहां पर बढ़ते हैं तो कैंपिंग के दौरान ऐसे आपको पदार्थ, ऐसी सामग्री उपयोग करनी होती है कि जो प्रकृति से कहे बायोडिग्रेडेबल है। जैसे आप पत्ते की थालियां उपयोग कर रहे हैं, कटोरियां जो है पत्ते की उपयोग कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे किसके अधीन आ जाएंगे? बायोडिग्रेडेबल के अधीन वो सारे के सारे आएंगे। बायोडिग्रेडेबल के अधीन वो सारे के सारे आएंगे। तो इसमें सब्जी के छिलके, फल, टिन या फिर कागज, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? कौन सा निम्न में से बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो इनमें से आप जानते हैं कि भाई वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिलके, फल और कागज, ये सभी के सभी थोड़े समय के बाद प्रकृति जो है अपने आप में मिला लेगी, लेकिन टिन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा नहीं है? या फिर प्लास्टिक भी आप इसमें बायोडिग्रेडेबल नहीं आएगा, प्लास्टिक हो जाएगा और टिन हो जाएगी। ये सारे के सारे भाग किसके रहेंगे?
आर्टिफिशियल वेस्ट के रहेंगे, ये बायोडिग्रेडेबल के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, खुले और बिना देखरेख के कचरे में मुख्यतः किसका प्रजनन होता है? ओपन एंड अनअटेंडेड गार्बेज इज मेन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बटरफ्लाईज, तितलियों का, मधुमक्खियों का, मक्खियां और तिलचट्टे, या फिर पक्षियों का। कि अगर खुला कचरा फेंकते हैं आप, जिसके जिसके आप देखभाल नहीं करते, जो व्यवस्थित नहीं करते हैं, तो किसका वहां पर जन्म होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर मधुमक्खी और कॉकरोच का जन्म जन्म यहाँ पर होगा, या फिर उनका फैलाव होगा, उनकी वजह से फिर और बीमारियां जो है वो फैलेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, कचरा प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत हानिकारक वस्तुओं के उपयोग नहीं करने की बात कहता है? जिसके अंदर अब यहां पर नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो इन्हीं शब्दों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज, इन्हीं शब्दों को हिंदी में लिखा जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना कि किस तरह का वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि रिजेक्ट करना हार्मफुल मटेरियल को, जो हार्मफुल मटेरियल है उनको रिजेक्ट करना, सिरे से नकारना, उनको यूज नहीं करना। रिड्यूस के अंदर कम करने की बात होती है, रीयूज के अंदर दोबारा यूज करने की बात है, रिसाइकिल के अंदर उसी को बार घुमाकर या फिर उसी को दोबारा तैयार करके बात करनी होती है, और रिफ्यूज का मतलब उसको यूज नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? यहां पर रिफ्यूज ठीक होगा कि हमने उसको इनकार करना है, नकारना है उस तरह के कचरे को। क्वेश्चन नंबर 7, कचरे के पृथक्करण में जैव अवकर्मणीय कचरे के लिए किस रंग की बाल्टी प्रयोग की जाती है? जब हम कचरे की छंटाई करते हैं तो अलग अलग प्रकार के कचरा, हम अलग अलग प्रकार के कचरे के लिए अलग अलग प्रकार के डस्टबिन उपयोग करते हैं। तो यहां पर बायोडिग्रेडेबल जो है, इसके लिए हम कौन से रंग का डस्टबिन यूज करेंगे? ब्लू, ग्रीन, रेड या फिर ब्लैक? किसका उपयोग यहां पर किया जाएगा? अब क्योंकि आप बायोडिग्रेडेबल को जानते हैं कि ये कौन सा वेस्ट है, तो ग्रीन कलर की जो बाल्टी या ग्रीन कलर का जो डस्टबिन है वो उपयोग किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्र में ठोस कचरे को जलाने का कौन सा नकारात्मक प्रभाव होता है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ठोस कचरे को जलाने का कौन सा प्रभाव आपको नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? कि जो कचरा है उसको हमने आग लगा दी, जला दिया, तो उसे कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं? उसमें मृदा अपरदन या फिर सॉइल इरोजन, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, भूजल पुनर्भरण, या फिर इंक्रीज इन फर्टिलिटी, उर्वरता में वृद्धि। कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण आपको यहां पर देखने को मिलेगा जब हम ठोस कचरे को जलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अस्पतालों में कुल कचरे का कितना प्रतिशत बायोमेडिकल कचरा होता है? बायोमेडिकल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेस्ट इन हॉस्पिटल? 5 से 10, 15 से 25, 30 से 40 या फिर 50%? कितने प्रतिशत कचरा जो है वो बायोमेडिकल कचरा होता है? बायोमेडिकल कचरा होता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, 15 से 25% कचरा जो है वो बायोमेडिकल कचरा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कचरे के निपटान में कौन सी विधि मिट्टी की परतों में कचरे को दबाने से संबंधित है? विच मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन्वॉल्व्स बरिंग वेस्ट इन लेयर्स ऑफ सॉइल? जिसके अंदर दहन, कंपोस्टिंग, लैंड फिलिंग या फिर पृथक्करण? किस मेथड को हम डिस्पोजल या फिर हम कहते हैं कि बरिंग द वेस्ट इन लेयर्स ऑफ सॉइल, क्या कहेंगे भाई इसको? सी ऑप्शन क्या होगा यहां पर? ठीक होगा, सी ऑप्शन क्या होगा यहां पर? बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच गैस इज मेनली एमिटेड फ्रॉम लैंडफिल्स कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट? लैंडफिल से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है? ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सी गैस जो है वो मुख्य रूप से निकलती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव की ये जो ऊष्मा है उसको हमारे पर्यावरण के अंदर रोक के रखती है, जिससे तापमान जो धीरे धीरे बढ़ता है? तो कौन सी यहां पर? मीथेन गैस रहेगी। कौन सी गैस रहेगी? मीथेन गैस यहां पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, कचरा प्रबंधन की कौन सी विधि सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है? विच वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इको फ्रेंडली? लैंडफिलिंग, रिसाइकलिंग, इंक्रिनेशन, ओपन डंपिंग? लैंडफिलिंग, पुनर्चक्रण या फिर दहन या फिर खुला डंपिंग? कौन सा ऑप्शन यहां पर सबसे ज्यादा बेहतर होगा? कि एक तो लैंडफिलिंग के अंदर जो भी कचरा हमें मिला वो सारा का सारा हमने जमीन के अंदर गाड़ा और उसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी, उसके बाद दहन के अंदर हमने उसको जला दिया, खुला डंपिंग या फिर हमने एक खुला मैदान लिया उसके ऊपर हम कचरा इकट्ठा लगातार करते रहे, और रिसाइकलिंग में क्या होगा कि हम उसको दोबारा रिपेयर करते हैं, दोबारा तैयार करते हैं और दोबारा उसका उपयोग करते हैं। तो ये सबसे बेहतर विकल्प हमारे लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कचरा प्रबंधन के
तीन आर सिद्धांत में क्या शामिल है? द 3 R's प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, रिप्लेस, रिमूव, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिप्लेस। कौन सी बात यहां पर सबसे सटीक होगी? वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने, वेस्ट मैनेजमेंट में 3 आर की जो अवधारणा है, सबसे बेहतर उसमें विकल्प क्या रहेगा? रिड्यूस, की हम कचरा जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसका उपयोग हम क्या करें? कम, उन मटेरियल का उपयोग कम करें ताकि कचरा कम हो। रीयूज, अगर हम कर सकते हैं तो उसको दोबारा इस्तेमाल करें। जैसे हमारे पास अगर कोई पन्नी है, प्लास्टिक की अगर थैली है, तो उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। और रिसाइकिल, उसी को हम दोबारा निर्माण करें उपयोग होने के बाद। तो 3 आर प्रिंसिपल या फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिद्धांत रहेंगे, रिड्यूस, रीयूज या फिर रिसाइकिल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फ्लोरोसेंट लैंपों में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंपों में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? मरकरी, लीड, कैडमियम या फिर आर्सेनिक? फ्लोरोसेंट लैंप्स में क्या पाया जाएगा भाई? मरकरी पाई जाएगी। क्या पाया जाएगा? मरकरी पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का उपयोग किया जाता है? जीवाणु, केंचुआ, कवक या फिर कीट? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा? अर्थवॉर्म्स या फिर केंचुए का उपयोग किया जाएगा। केंचुए का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संक्रामक बायोमेडिकल कचरे को फेंकने के लिए किस रंग की थैली का प्रयोग होता है? विच कलर कोडेड बैग इज यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट? लाल, पीली, नीली या फिर हरी? किस प्रकार की थैली या फिर बैग का प्रयोग होगा कि उन वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए जो जिनके अंदर ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज फैला सकती हैं? तो कौन सा होगा यहां पर? बी, येलो जो है उसके अंदर हम उन वेस्ट मटेरियल को रखेंगे जो कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये जो एक तर्क है, ये आपके यूनिट नंबर 7 में जहां पर कम्युनिकेबल डिजीज आप लिखते हैं वहां पर उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, डंपिंग स्थलों के पास भूजल प्रदूषण के लिए सबसे अधिक कौन सा कचरा जिम्मेदार है? प्लास्टिक, लिचेट, कांच या फिर धातु? किस प्रकार का कचरा जो है वो सबसे अधिक जिम्मेदार है भूजल प्रदूषण के लिए? भूजल प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा कचरा रहेगा भाई? लिचेट कचरा जो है वो सबसे अधिक जिम्मेदार रहेगा भूजल प्रदूषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बायोमेडिकल कचरे का प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? किस अधिनियम के अंतर्गत बायोमेडिकल का मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन भारत में बायोमेडिकल कचरे का प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू स्तर पर रसोई के कचरे को कम करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, दहन या फिर जलाना? कौन सी विधि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके रसोई में जो भी कचरा हुआ उसको आप किसके माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट सबसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? कंपोस्टिंग के माध्यम से उसका सबसे बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है कि उनको खाद के रूप में आप उपयोग ले। आपके जो गमले बने हुए हैं, आपके जो सब्जियां लगी हुई है, उनमें उनको डाल सकते हैं ताकि वो खाद का काम करें। क्वेश्चन नंबर 20, किस कचरे को अजैव अवकर्मणीय कहा जाता है? विच वेस्ट इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल? फूड वेस्ट, प्लास्टिक, वेजिटेबल पील्स या फिर पेपर? जो क्वेश्चन एक पहले आया वहां पर टिन की जगह अब क्या लिख दिया? प्लास्टिक लिख दिया। तो प्लास्टिक, टिन, ये सारे के सारे किस में आएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दहन विधि का प्रयोग मुख्य किस प्रकार के कचरे के लिए किया जाता है? दहन यानी कि जलाने का कार्य जो है वो अमूमन जलाकर कचरे का प्रबंधन कैसा किया जाता है? रसोई का कचरा, बायोमेडिकल कचरा, कृषि कचरा या फिर निर्माण कचरा? तो कौन से कचरे को हम अमूमन जलाकर खत्म करते हैं? तो आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा के अंदर खूब सारी तस्वीरें, खूब सारे विवादों के अंदर ये बात रहती है कि एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उसको जलाया जाता है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। तो दहन का उपयोग एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर किया जाता है। राजस्थान के अंदर बहुत सारी विधियां भी आप देखते हैं पारंपरिक में, जहां पर जलाकर जो खेती या फिर कृषि करने योग्य जो जमीन है उनको ठीक किया जाता है या फिर उनको खाली किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कीटनाशक और कीटाणुनाशक किस श्रेणी के कचरे में आते हैं? विच कैटेगरी ऑफ वेस्ट कंटेन्स पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स? खतरनाक कचरा, हजार्डियस वेस्ट,
नगर पालिका कचरा, ई कचरा या फिर घरेलू कचरा। तो ये दोनों के दोनों किस कचरे के अंदर आएंगे? खतरनाक या फिर हजार्डियस वेस्ट के अधीन या फिर अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लास्टिक इज मोस्ट कॉमनली रिसाइकल्ड इन इंडिया? भारत में किस प्लास्टिक का सबसे अधिक पुनर्चक्रण होता है? पीईटी, पीवीसी, पॉली स्टाइरिन या फिर पॉलीकार्बोनेट? किस प्रकार के प्लास्टिक का सबसे ज्यादा रिसाइकिल हम करते हैं? तो क्या ऑप्शन होगा? पीईटी नाम से जो प्लास्टिक है उसका हम सबसे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की ई कचरा राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ई कचरा राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। किस शहर को हम ई वेस्ट कैपिटल कहते हैं? तो बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? ई कैपिटल, ई वेस्ट कैपिटल हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन इन वेस्ट मैनेजमेंट? कचरा प्रबंधन में नागरिकों की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, प्लास्टिक का उपयोग घटाना, खुले में कचरा फेंकने को बढ़ावा देना या फिर पुनर्चक्रण में भाग लेना। तो क्या कार्य आपको नहीं करना है? एक नागरिक होने के नाते आपको क्या कार्य नहीं करना है? प्रमोट नहीं करना है खुले में कचरे को फेंकना। खुले में कचरे को फेंकना आपने प्रमोट नहीं करना है। ये थे हमारे कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 10 के 25 क्वेश्चन। सिंपल सिंपल प्रकृति के क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ चीजें आपको यहां पर अगर 5-7 क्वेश्चन भी आपको 5-7 फैक्ट भी आपको ऐसे मिल जाते हैं कि जो आपके एग्जाम में उपयोग में लिए जा सकते हैं। चाहे वो आप यूनिट नंबर 1 के पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर आप पेपर नंबर 1 में पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वहां पर उपयोग किया जाए, या फिर यूनिट नंबर 7 में स्वास्थ्य के संबंध में जो आप चीजें पढ़ते हैं वहां पर उपयोग किया जाए, तो अगर यहां से कोई एक आधा प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है तो वो आपके लिए बोनस का काम कर सकता है। सभी साथी